तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला पूरा पार्ट अपना खत्म हो गया, स्टार बना के पॉइंट लिख लो। लास्ट पॉइंट था ये, है ना, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर रिडक्शन पोटेंशियल्स दे रखे हैं दो मेटल्स के, तो आप कैसे पहचानोगे, स्टार बनाओ और लिख लो, पॉइंट नोट कर लो। इलेक्ट्रोड विच हैव लेस SRP, electrode which have less SRP is anode, जिसका SRP कम होगा उसको एनोड बना देंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और जिसका SRP ज्यादा होगा उसको क्या बना देंगे, लेस SRP होगा तो उसको बना दो एनोड, एंड विच हैव हाई SRP उसको क्या बना दोगे, ये याद रखना पॉइंट, है ना। ये सब छोटे छोटे पॉइंट पूछ लेते, बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते कई बार। इलेक्ट्रिक करंट किधर से किधर जा रही है, एनोड पे इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहे थे, है ना, तो कहां से कहां जा रही थी, इलेक्ट्रॉन तो जाता है एनोड से कैथोड की तरफ, और इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, है ना। ये सब पॉइंट याद रखेंगे। आज हम लोग अब चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, लाइसिस, जो भी बोलते हैं। इस प्रोसेस में क्या करेंगे, कोई भी आपने सॉल्ट ले लिया या कोई भी आपने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जानते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जिनके सॉल्यूशन में या जिनके मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जा सकती है, जिनके सॉल्यूशन या उनके मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकते हो उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हो, और जिसमें आप फ्लो नहीं करा सकते उसको क्या बोलते हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। उसमें फ्लो नहीं करा पाते हैं जो आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है, जैसे ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले लो, यूरिया का सॉल्यूशन ले लो, सुक्रोज का सॉल्यूशन ले लो, तो ये सारे आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं। आयंस में डिसोसिएट कौन होता है, आयंस में डिसोसिएट होते हैं आयनिक कंपाउंड, जैसे NaCl ले लिया आपने, KCl ले लिया, NaOH ले लिया, ये सब अपने आयंस में डिसोसिएट होते हैं, तो इनको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो सॉल्ट ले लिया, एसिड ले लिया, बेस ले लिया, या एक अगर नॉर्मल टर्म बोलना है तो बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया। इलेक्ट्रोलाइट की मॉल्टन स्टेट ले लीजिए या उसका एक्वस सॉल्यूशन बना लीजिए, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करिए, जब इलेक्ट्रिसिटी आप फ्लो करें और वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाए, तो इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। ब्रेक हो गया, किसके थ्रू ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने की वजह से वो कंपाउंड जो है आपका, वो आयनिक कंपाउंड ब्रेक हो गया। ठीक, अब इसमें हमें पढ़ना क्या है, एनोड पे क्या बनेगा प्रोडक्ट, कैथोड पे क्या बनेगा, इलेक्ट्रोलिसिस के जो प्रोडक्ट हैं वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, क्या क्या चीजें, तो डेफिनेशन लिखें, लिख लीजिए। When we conduct electricity in molten or aqueous solution of electrolyte, electrolyte get dissociated into ions and these are deposited or liberated at electrodes. Process is called
electrolysis. Process is called electrolysis. इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई, आयंस में डिसोसिएट हुआ, ये आयंस जाकर के डिपॉजिट हो गए किसी इलेक्ट्रोड पे, या आपके क्या हो गए, कोई अगर गैस प्रोड्यूस होनी है तो गैस वहां पे प्रोड्यूस हो गई, गैस लिबरेट हो गई। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा था, केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शन हो रहा था, उस केमिकल रिएक्शन से हमने ईएमएफ क्रिएट किया था, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करी थी। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, केमिकल को डिसोसिएट कर रहे हैं, वो केमिकल जा करके इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा। अब देखिए ध्यान से, ये पॉइंट नोट हो, कितना नोट हो गया। अब इलेक्ट्रोलिसिस होनी है तो कोई कंटेनर भी होना चाहिए, हवा में तो होगी नहीं, सब्सटेंस को किसी कंटेनर में लेना पड़ेगा। मान लीजिए जो कंटेनर है, जो सिस्टम है, अब उस कंटेनर को या जो सिस्टम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उस सिस्टम या कंटेनर को हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हाँ हाँ, पूरा जो सिस्टम बनाओगे आपने फिल कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे आपने फिल कर दिया एक्वस NaCl, एक्वस सोडियम क्लोराइड, है ना, नमक सबसे सस्ता होता है, नमक का पानी भर दिया, 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए हमने, ठीक है। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, इलेक्ट्रिक, यहाँ सेल लगाया है, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट अंदर जा रही है, ठीक है, और इधर से बाहर की तरफ आएगी। वो इलेक्ट्रोड जिसमें इलेक्ट्रिक करंट अंदर की तरफ जाती हुई दिखाई देगी उसको हम लोग इसमें बोलते हैं एनोड, और जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आउटवर्ड है, बाहर निकलती हुई है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसके अंदर जो कंपाउंड भरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट। एनोड पे हमेशा होता क्या है, कौन सा प्रोसेस होगा एनोड पे हमेशा, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे हमेशा क्या होगा, वो वाले सेल में भी यही हो रहा था, यहाँ पे भी यही होगा, कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। एनोड पे जो स्पीसीज आती है, जैसे मान लीजिए कि NaCl सपोज आपका डिसोसिएट हो रहा है Na+ और Cl- में, ठीक है, इसके साथ साथ पानी भी होगा, एक्वस सॉल्यूशन है तो H+ और OH- भी होंगे इसमें। तो पॉजिटिव आयन जो क्रिएट होते हैं, पॉजिटिव आयन को हम लोग क्या नाम देते हैं, पॉजिटिव आयन को हम लोग बोलते हैं कैटायन, और नेगेटिव आयन को हम लोग क्या नाम देते हैं, वहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जब हम बात कर रहे थे तो वहां पे एनोड पे इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहे थे और वो इलेक्ट्रॉन उसको नेगेटिवली चार्ज्ड बना रहे थे। यहाँ पे अपोजिट चीज है, थोड़ा सा याद रखना है आपको दिमाग में बैठा के कि एनोड जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। यहाँ पे एनोड इलेक्ट्रोलिटिक सेल में यही डिफरेंस है छोटा सा, कि ये यहाँ पे जो एनोड होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड।
अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो किस आयन को अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा, एनायन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसकी तरफ एनोड की तरफ कौन अट्रैक्ट होंगे? एनायन। और ये जो आपका ये दूसरा वाला कैथोड है वो कैसा चार्ज होता है इसमें? तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसके पास कौन आएगा? इसके पास कौन अट्रैक्ट होगा? कैटायन अट्रैक्ट होगा। यहां तक की बात क्लियर है? वो इलेक्ट्रोड जिसमें इनवर्ट करंट आपको जाती हुई दिखाई दे उसको एनोड, जो जिससे बाहर निकलती हुई आउटवर्ड है उसको क्या बोलेंगे? कैथोड। एनोड पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। कैथोड पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। ठीक है, कैथोड की तरफ कौन जाएगा? कैटायन। और एनोड की तरफ कौन जाएगा? एनायन। ठीक है, ये इतने पॉइंट याद हो गए। अब इसमें मेन अपना काम है कि कौन सा सब्सटेंस डिसोसिएट होगा तो क्या सब्सटेंस बनने वाले हैं। मतलब जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो आप बोलोगे कि एक्वस आपने NaCl लिया है तो Na प्लस बन रहा है और H प्लस बन रहा है, दो आयंस हो गए। तो कौन सा जा करके डिपॉजिट होगा आपका कैथोड पे, ये कैसे हम डिसाइड करें? यहाँ पे अगर देखो नेगेटिव चार्ज में तो Cl माइनस भी हो गया और OH माइनस भी हो गया। तो कौन सी चीज जाकर के डिपॉजिट होगी, कौन सी चीज जाकर के रिएक्ट करेगी, ये बहुत सारे कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एक फैक्टर इसमें होता है रिडक्शन पोटेंशियल, कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे अमाउंट कितना है आपका, है ना, कितना अमाउंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब हम NaCl एक्वस लेते हैं, हम बोलेंगे कैसा सॉल्यूशन है NaCl, एक्वस ले लिया हमने, तो प्रोडक्ट क्या होते हैं? प्रोडक्ट लिखते हैं थोड़ा सा हम लोग। ये स्लाइड नोट हो गई? कुछ दो चार जो प्राइम जो आपके एनसीईआरटी में दिए होंगे उनको तो याद करना ही पड़ेगा, एक दो और एक्स्ट्रा बताऊंगी वो याद रखने पड़ेंगे क्योंकि फैक्टर्स कई सारे होते हैं। जैसे NaCl एक्वस हमने ले लिया सॉल्यूशन अगर, तो इसमें प्रोडक्ट आपके बनते हैं। जैसे रिएक्शन पहले मैं लिखती हूँ फिर बताऊंगी कौन सा रिएक्शन होगा। एनोड की अगर रिएक्शन लिखें और कैथोड की अगर रिएक्शन लिखें तो एनोड पे कौन कौन जा सकते हैं, किसके किसके चांसेस हैं एनोड पे एनायन जाएगा? तो Cl माइनस जा सकता है और कौन जा सकता है? OH माइनस। अगर Cl माइनस जाके डिपॉजिट होता है तो एनोड पे कौन सा रिएक्शन होना है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Cl2 गैस। ठीक, अगर OH माइनस लेते हैं हम लोग तो OH माइनस क्या करता है? OH माइनस 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, ऑक्सीजन। सही लिखा है मैंने, बैलेंस है देखो। हो तो गए चारों। अगर ये रिएक्शन होगा तो ये बने। ठीक, अब किसी भी में भी एक ही होगा, दोनों नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि दोनों रिएक्शन होंगे, दोनों के बीच में क्या होगा? कंपटीशन। कंपटीशन में जो विनर होगा वही क्या होगी? वही रिएक्शन होगी। अब जैसे कैथोड पे आ रहे हो तो कैथोड पे कौन सा आयन आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। और पॉजिटिव में कौन से दो आयन है अपने पास? Na प्लस और H प्लस, दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। तो Na प्लस अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है कैथोड पे? रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और क्या बना लेगा? Na सॉलिड। अगर हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन गेन करती है, H प्लस अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कौन सी गैस बनाता है? क्लियर है बात?
हाँ, ब्राइन ब्राइन ब्राइन, NaCl का एक्वा सोल्यूशन ब्राइन ही बोला जाता है ना। ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस नहीं दिख रहा। अब ये जो हमने एक्वा सोल्यूशन लिया था, इसमें ये वाला रिएक्शन नहीं होता है, ये रिएक्शन होता है, और ये वाला रिएक्शन नहीं होता है, ये रिएक्शन। इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन या एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl लेते हैं तो एनोड पर कौन सी गैस बनेगी, तो क्या आंसर होगा आपका Cl। और कैथोड पे कौन सा एलिमेंट डिपॉजिट होगा, तो आप क्या बोलेंगे, है ना, तो आप बोलेंगे कि अगर एक्वा सॉल्यूशन लेते हो तो एनोड पर क्या होता है, Cl2 लिबरेट होगी, और आपका कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, सोडियम सॉलिड डिपॉजिट, सोडियम सॉलिड डिपॉजिट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वहां पे आपको H+ और OH- ये दिखाई देंगे, आपको सॉल्यूशन में क्या दिखाई देंगे, H+ और OH- दोनों होंगे, लेकिन क्योंकि जितने H+ है उतने ही OH- होंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल सा है। सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल सा होगा, तो pH 7 के आसपास ही होना चाहिए, 7 भी कह सकते है ना। अब दूसरे पॉइंट को लेते हैं, ये नोट हो गया। अगर यहीं पे आपसे क्वेश्चन में ये लिख दें कि वेरी वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl, वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl लिया है, तो यहाँ प्रोडक्ट लिख लो सीधे, बस प्रोडक्ट याद रखो, रिएक्शन आपको पता ही लग गई होगी तो क्या होगी, सीधे प्रोडक्ट याद रखेंगे। अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन ले रहे हैं तो हमारे को मिलेगा एक तो हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस एट कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस एट एनोड, हाइड्रोजन गैस एट कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस एट एनोड। अब की बार हम लोग को लास्ट केस में क्या मिली थी, क्लोरीन मिली थी एनोड पे, और सोडियम डिपॉजिट हुआ था किस पे, कैथोड। अब की बार प्रोडक्ट क्या हो गए, चेंज हो गए, हाइड्रोजन गैस एट कैथोड और ऑक्सीजन गैस एट क्या मिल गया हमको, एनोड पे मिल गया। ठीक, अब रीजन देखो, थोड़ा सा दो रिएक्शन से कंपेयर करवा रहे हैं आपको कि क्या रीजन इसका है, लेकिन हम लोगों को याद प्रोडक्ट इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि कहीं पे कोई रीजन लगेगा और कहीं पे कोई और लगेगा, तो उसमें क्या होगा कि मतलब एक जगह तो रूल से बताएंगे कि ये रूल है, ये नेगेटिव, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है ज्यादा, इसलिए ये डिपॉजिट होगा, ये नहीं होगा, और कहीं कहीं पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे वेरी वेरी डाइल्यूट है तो Cl जो है, Cl की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे Cl2 ना लिबरेट होकर के
जैसे यहाँ एनोड पे Cl2 हुई थी, यहाँ पे Cl2 ना हो करके कौन सी गैस हो गई है एनोड पे, O2 हो गई है ना। ये इसका रीजन है कि बहुत डाइल्यूट है। लेकिन जो पहला वाला रिएक्शन हुआ है उसका रीजन दूसरा है। अब ध्यान से देखो रीजन क्या है। दो रिएक्शन लिखेंगे उसके साथ हम लोग लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे Na प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम सॉलिड बनाता है, ठीक है। इसके लिए E नॉट दे रखा है Na प्लस से Na बनने का -2.71 वोल्ट। ध्यान से समझिएगा। सेकेंड रिएक्शन थी अपनी 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स बनता था अपना H2 गैस प्लस OH माइनस। इसमें आपका E नॉट दे रखा है H2O से H2 बनने का -0.83। ये दोनों डेटा को देखो। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो पहले वाले रिएक्शन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल कितना दे रखा है -2.71 वोल्ट। दूसरे वाले रिएक्शन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है -0.83 वोल्ट। तो मैंने आपको सिखाया था कि जो वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, इसका मतलब ये है रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, इसका मतलब ये है कि वो रिड्यूस होना नहीं चाहता है। तो अगर दोनों को कंपेयर करें तो ये माइनस में 2.7 है और ये माइनस में 0.83 है। रिड्यूस दोनों ही नहीं होना चाहते, माइनस में है पोटेंशियल। लेकिन अगर कंपेयर करें तो ये ज्यादा में आ जाएगा कि ये इसकी इच्छा बिल्कुल नहीं है, ये थोड़ा सा इसका कम है, मतलब वैल्यू अगर हम देखें ओवरऑल वैल्यू देखें तो ये बड़ी है, तो ये रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ये रीजन है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा, ये वाला रिएक्शन पॉसिबल। पहले इलेक्ट्रोड की कहानी तो ये है कि ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि ये क्या है, और इसका मतलब एक रीजन इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट को डिसाइड करने का क्या है कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SRP ज्यादा नेगेटिव होगा वो रिएक्शन नहीं होगी, इन कंपैरिजन टू जिसका थोड़ा सा बड़ी वैल्यू होगी वो होना चाहेगा, तो वो रिएक्शन होगा। ठीक है। अब सेकंड जो प्रोडक्ट हमारा बना है, ये प्रोडक्ट था आपका कैथोड का, है ना। सेकंड जो प्रोडक्ट बना है वो एनोड का है। अब एनोड पे बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी दूसरी बात, कैथोड का नोट कर लीजिए। फिर ये रीजन आपको क्यों बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। मेंस में तो इतने डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन एडवांस में कभी असर्शन रीजन या मतलब हमने मान लो प्रोडक्ट याद कर लिए कि इसका ये बनता है, अगर ज्यादा डाइल्यूट लेंगे तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट, अगर नॉर्मल है तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा, याद कर लिए, मेंस तक की बात अपनी बन जाएगी। लेकिन एडवांस से कभी असर्शन रीजन या ये पूछ सकते हैं या किसी सेंटेंस में ये इसकी जगह पे ये बना और क्या रीजन है, तो उसमें अगर आपने कभी पढ़ा ही नहीं है तो आप अंदाजे बिल्कुल लगा नहीं पाओ। और अगर आपने ये चीज एक बार आपने पढ़ी है, अगर बहुत याद भी नहीं है तो भी आप वहाँ पे कंपेयर कर लोगे कि किसकी बेसिस पे क्या ऑप्शन सही बन सकता। ठीक है। तो क्या, हाँ जी, कैथोड पे बस किसी भी इलेक्ट्रोड पे ये याद रखना है कि जिसकी वैल्यू SRP की छोटी होगी जिस रिएक्शन की, वो रिएक्शन नहीं होना चाहेगा इन कंपैरिजन टू अदर रिएक्शन जिसकी वैल्यू बड़ी है। तो जहां पे SRP लो है उस रिएक्शन को चूज नहीं करेंगे, दूसरी वाली रिएक्शन को चूज करेंगे। किसी भी कंपाउंड में अगर एक्वस सॉल्यूशन लेते हो तो दो चीजें कॉम्पीट करती हैं,
जिस पॉजिटिव आयन की, जैसे NaCl लिया तो Na प्लस के साथ कौन कॉम्पिट करने आ गया, वाटर का H प्लस। और अगर आप उस दूसरे इलेक्ट्रोड की बात करो तो उस पे Cl माइनस के साथ कॉम्पिट करने कौन आ गया है, OH माइनस। तो इसके लिए बहुत सारे डिसाइडिंग फैक्टर हैं, जिसमें से एक पहला जो फैक्टर मैंने इस केस में बताया वो बताया SRP। जिसका लो SRP होगा वो रिएक्शन जल्दी से होना नहीं चाहेगा, जिसका हाई SRP होगा उस रिएक्शन को हम पिक करें। क्लियर है? अब सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं, एनोड में प्रोडक्ट। एनोड की रिएक्शन लिख लेते हैं। एनोड में क्या हुआ, ये रीजन लग रहा है नहीं लग रहा है, ये देखते हैं। तो एनायन आ गया ना। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Cl2 बनाएगा। इसके लिए E0 है माइनस 1.36 वोल्ट, है ना। और दूसरा वाला रिएक्शन कौन सा होगा, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे हमने कौन सा बनाया था, वेरी वेरी डाइल्यूट में। अब इसमें देखो कौन सा रिएक्शन होना चाहिए, आइडियली अगर देखें तो H2O वाला होना चाहिए, है ना। और हमने रिलीज क्या करवाया था, क्या लिखा था, वेरी वेरी डाइल्यूट में क्या क्या बन रहा है, H2 एट कैथोड एंड O2 एट एनोड, यही बनाया था ना। और कैथोड पे हमने रीजन बताया कि ये वाला जो है ज्यादा नेगेटिव है, इसलिए ये नहीं हुआ, और क्या बन गई, H2 बन गया इस पे, ठीक। और यहाँ पे क्या बनाना चाह रहे हैं हम लोग, O2 बनाना चाह रहे हैं। इसका क्या है, इसका आपका वैल्यू क्या है, लेस नेगेटिव है, और ऊपर वाले रिएक्शन की वैल्यू क्या है, ज्यादा नेगेटिव है। तो आपका कौन सा रिएक्शन हो गया, नीचे वाला, ठीक है। तो ये वाला पॉसिबल है। और दूसरा रीजन इसका ये भी होता है कि अगर आप बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है आपने, तो Cl माइनस का कंसंट्रेशन भी बहुत कम होगा। कंसंट्रेशन से भी डिपेंड करता है प्रोडक्ट कि क्या चीज बनेगी, है ना। क्या ऑक्सीडेशन, अच्छा अच्छा अच्छा, ये आप कह रहे हो कि इससे हमको उल्टा सोचना चाहिए कि अगर हम इसकी वैल्यू ये ले लेते हैं, ये वाली है ना, अपोजिट कर दें। सही कह रहे हो आप कि भाई इसमें तो अपोजिट सोचो ना, इसमें यहाँ पे O2H2O ऐसे सोचे, और ये क्या था आपका Cl माइनस से Cl2,
यही है ना? ठीक है, अब सही लिखा मैंने क्या? सही लिख तो सही, यही तो है रिएक्शन। रिएक्शन तो यही हो रही है, Cl माइनस से क्या बन रहा है? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसके लिए पोटेंशियल, एक बार मैं पोटेंशियल चेक कर लेती हूँ, प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ तो नहीं। H2O वाले रिएक्शन के लिए इन्होंने दे रखा है O2 जिसमें बन रहा है -1.23, है ना, H2O बाई O2 में। और दूसरा वाला कौन सा है? Cl वाला है, Cl में दे रखा है -1.36, Cl माइनस से Cl2। ठीक है, तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही तो हमने लिखा है। तो ये कौन से पोटेंशियल हो गए? रिडक्शन हो गए कि ऑक्सीडेशन हो गए? ऑक्सीडेशन हो गए, एसओपी हो गए। तो एसओपी अगर है तो हमें क्या सोचना पड़ेगा? रिवर्स सोचना पड़ेगा कि जिसका एसओपी बढ़ा, जिसका एसओपी बढ़ा वो रिएक्शन होगा या नहीं होगा? एसओपी बढ़ा होगा तो होगा। तो बड़ी वैल्यू किसकी है? तो ये पॉसिबल है। अच्छा, मेरा दिमाग तो उल्टा कह रहा है, मेरा दिमाग तो उल्टा कह रहा है। क्या? बोलो बोलो, क्या कंफ्यूजन है? वैल्यू की बात नहीं, ओवरऑल में, ओवरऑल में वैल्यू। -4 -2 में हमने किसको लिया था? -2 को लिया था, ज्यादा वाले को लिया था। इस बार उल्टा होना चाहिए। हमको किसको लेना चाहिए? -1.36 को लेना चाहिए, अगर एसओपी के हिसाब से सोच रहे हैं तो। ठीक है, लेकिन पॉसिबल रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं, ये कहेंगे कि यहाँ पे रिएक्शन बेसिकली हो कौन सा रहा है? नीचे वाला हो रहा, ऊपर वाला नहीं हो रहा है। मतलब उस रूल से नहीं चल रहे हैं अपन, वो वाले रूल से नहीं चल रहे हैं, सीधे क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्टरी। पहले मैंने बताया था ना, दूसरे वाले रिएक्शन में क्या होगा? कॉन्ट्राडिक्शन होगा। यहाँ पे रीजन क्या बताया इन्होंने? यहाँ पे रीजन बताया कि ऊपर वाली रिएक्शन, Cl माइनस वाली रिएक्शन इसलिए नहीं, मतलब कम पॉसिबल है क्योंकि Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। वेरी वेरी डाइल्यूट लिख दिया पहले ही हेडिंग पे। तो ये वाली रिएक्शन किस वजह से नहीं हुई? अगर एसआरपी के रूल से देखते तो हो जाती, लेकिन किस वजह से नहीं हुई? क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। तो हाँ, नहीं, दोनों के लिए, दोनों के Na+ का भी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। हाँ हाँ, लेकिन अगर हम बोले मेजर रूल क्या है, अगर मेजर पॉइंट आपसे पूछा जाए तो मेजर पॉइंट किसका होता है? एसआर। जो मेजर रीजन है वो है, लेकिन वेरी वेरी डाइल्यूट में कहीं कहीं पे क्या लग जाता है आपका? कंसंट्रेशन कम है, ये वाला रूल लग जाता। इसीलिए मैंने बोला कि किसी केस में कुछ लगेगा, किसी केस में कुछ लगेगा, इसलिए प्रोडक्ट क्या करेंगे? सीधे याद रखेंगे किसमें क्या बन रहा है। किसी के पास एनसीईआरटी है तो बोल दो।
एक जन तो लेके आया करो, कौन लेके आएगा? दोनों में ब्रैकेट में लिख लेना इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। इनर्ट मतलब प्लैटिनम ले लो, ग्रेफाइट ले लो, दोनों में ब्रैकेट में लिखना इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया जा रहा है। शुरू जहां पे हो रही है इलेक्ट्रोलिसिस, इनर्ट इलेक्ट्रोड में प्लैटिनम ले सकते हो, ग्रेफाइट ले सकते हो। अब जो जो इम्पोर्टेंट होंगे, जो आए हुए होंगे ना, उनको आपको बताना पड़ेगा। इसका मतलब क्या समझ आया आपको? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वेरी वेरी डाइल्यूट में मिल रही है, तो फिर आपसे कोई पूछे फिर NaCl किस बात का लिया था? वाटर की। अगर देखो ध्यान से तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, H+ बन रहा है, OH- बन रहा है, और उनसे क्या क्रिएट हो रही है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, है ना। तो बोला जाता है कि अगर NaCl का बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं तो मेनली जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस वो किसकी होती है? वाटर की होती है। प्रोडक्ट जो लिखे जाते हैं वो किसके हिसाब से लिखे जाते हैं? पानी के हिसाब से लिखे जाते हैं। NaCl तो क्या करेगा? एक मीडियम प्रोवाइड कराएगा, एक आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को बढ़ाएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने में हेल्प करेगा, एक मीडियम की तरह काम कर रहा है। बाकी ना तो Na डिपॉजिट हुआ कहीं पे और ना ही Cl2 कहीं पे डिपॉजिट। क्लियर है पॉइंट? तो यानी हमने H+ और OH- को यूज करके क्या बना लिया? एक जगह हाइड्रोजन और एक जगह क्या बना लिया? ऑक्सीजन गैस। तो हाँ, इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब इलेक्ट्रोड की मेटल पार्टिसिपेट नहीं करेगी। प्लैटिनम ले लो, ग्रेफाइट ले लो, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगी। अब किसी किसी में इलेक्ट्रोड ये जो है ना, ये भी पार्टिसिपेट करने लगता है। इनर्ट इलेक्ट्रोड का ये यही पॉइंट ध्यान से शुरू से स्टार्ट। हमने बोला NaCl का एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया है, तो NaCl को तोड़ना है सीधे सीधे Na+Cl-। एक्वस सॉल्यूशन है तो पानी भी टूटेगा, H+OH-। दो पॉजिटिव आयन, दो नेगेटिव आयन। तो कौन सा प्रोडक्ट बनाने के लिए एनोड और कैथोड पे जाएगा, वो अपने को ध्यान रखने वाली बात। एनोड पे एनायन जाएंगे, इसी बेसिस पे उसको एनोड कहते हैं। कैथोड पे कैटायन जाएंगे, इसी बेसिस पे उसको कैथोड कहते हैं, है ना। तो एनायन में आपके दो दिखाई दे रहे हैं इसमें, Cl- और OH-। और कैटायन में आपके Na+ और H+। दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। कंपटीशन की बेसिस कई सारी है, SRP है, कंपटीशन का बेसिस है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। यहाँ पे हमने लिखा है एक्वस सॉल्यूशन केवल लिखा है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेटेड ही सॉल्यूशन होगा। ऐसा डाइल्यूट लिखना होगा अगर, तो वो क्वेश्चन में मेंशन करेंगे वेरी वेरी डाइल्यूट, है ना। तो यहाँ यानी कि Cl- का अमाउंट भी ठीक ठाक है और Na+ का अमाउंट भी ठीक ठाक है। अब NaCl एक्वस के केस में Cl- जाकर के डिपॉजिट होता है और क्या बनाता है? एनोड पे जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑक्सीडेशन होता था, कैथोड पे रिडक्शन, सेम टू सेम चीजें होंगी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको लिखने आता है। ऑक्सीडेशन में रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन रिलीज कराने हैं, निकालने हैं, और रिडक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन क्या कराने हैं? गेन कराने हैं, जो भी आयन आए। चारों रिएक्शन हमने लिख ली, लेकिन चारों अगर आपसे रिएक्शन पूछी जाएगी तो जो होती है वही रिएक्शन आपको लिखनी है। यहाँ पे एनोड में Cl- जो है ये डिपॉजिट करता है किसको? क्लोरीन गैस को लिबरेट करेगा। और यहाँ पे Na+ जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को लेता हुआ Na सॉलिड के फॉर्मेट में डिपॉजिट होगा कैथोड पे। एनोड पे क्लोरीन गैस बबल करेगी, निकलेगी। ठीक, यहाँ पे OH- वाला रिएक्शन नहीं हुआ और ना ही H+ वाला रिएक्शन हुआ। तो अगर इस रिएक्शन में आप देखो मेनली तो प्रोडक्ट किसके हिसाब से बन गए? NaCl के
हिसाब से बन गए। पानी एक मीडियम की तरह ही काम करा, एक सॉल्यूशन बनाने का काम किया उसने। अब अगर आप बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हो तो Na+ का अमाउंट भी कम होता है और Cl- का अमाउंट भी क्या होता है, कम होता है। तो वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल दिया तो Na+ और Cl- का अमाउंट कम है, तो उसको भूल जाओ। इलेक्ट्रोलिसिस मेनली किसकी हो जाएगी, पानी की हो जाएगी। प्रोडक्ट क्या बनता है पानी की इलेक्ट्रोलिसिस से, H+OH- बनेंगे, H+ हाइड्रोजन बनवाएगा और OH- क्या बनवाएगा, आपका वाटर बनवा देगा। OH- आपका माइनस आयन है तो कहाँ पे चला जाएगा, एनोड पे जाएगा, और H+ पॉजिटिव आयन है तो कहाँ पे जाएगा, कैथोड पे। आपसे प्रोडक्ट पूछे जाते हैं सिंपली कि कैथोड पे क्या बनेगा और एनोड पे क्या बनेगा, तो आप इस तरीके से बता देंगे। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ये बताया कि वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में अगर ध्यान से हम लोग देखें तो Na++ इलेक्ट्रॉन Na ले रहा है ये और ये बना रहा है आपका -2.71 वोल्ट। और अगर इस सेकेंड वाली रिएक्शन का देखें तो कितना आया था आपका, -0.83 वोल्ट आया था। ठीक है, दोनों ही रिएक्शन आपके गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रही हैं, यानी कि यहाँ पे SRP लिखे हुए हैं। दोनों ही रिएक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स लिखे हुए हैं। तो वो रिएक्शन कल भी आपको सिखाया था, वो रिएक्शन नहीं होना चाहता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो, कम हो, है ना। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव हो वो रिएक्शन जल्दी से होना नहीं चाहता है। वैल्यू जिसकी बड़ी होती है वो रिएक्शन होना चाहता है। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो आपका ये वाला रिएक्शन होगा और ये वाला रिएक्शन आपका होना चाहिए, और ये वाला ये होना चाहिए और ये वाला नहीं होना चाहिए, इसकी वैल्यू बहुत छोटी हो गई, है ना। तो ये रिएक्शन नहीं होना चाहेगा। इसकी बेसिस पे हमने बोला कि यहाँ पे रिएक्शन कौन सा पॉसिबल है, वेरी वेरी डाइल्यूट में ये वाला रिएक्शन पॉसिबल। हाँ, अगर डेटा कोई ऐसा दे दिया उल्टा तो फिर उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। हाँ, पर यहाँ पे प्राइम बात क्या है कि बहुत डाइल्यूट है तो Cl- का कंटेंट कम है, तो वो सारे फैक्टर नहीं लग रहे। हाँ, ना सोचो तुम इतना, हम तो कह रहे हैं इसमें बस तुम ये सोचो कि NaCl का कोई काम ही नहीं है। बहुत डाइल्यूट है तो कंटेंट बहुत कम है। बादल, ठीक है, लाते नहीं हो एनसीईआरटी। कौन लाएगा नेक्स्ट क्लास से एनसीईआरटी? बादल बहुत दूर से आता है, पास से कौन आता है, हर्ष लाएगा। नेक्स्ट क्लास से एनसीईआरटी आनी चाहिए आपकी क्लास में। एनसीईआरटी में किसके किसके आए हुए हैं वो पता होना चाहिए ना। चलो, मैं वो देख के आपको उसकी लिस्ट दूंगी कि किसके किसके आए हैं, कुछ तो याद करने ही पड़ेंगे, ज्यादा तो नहीं। जो मेटलर्जी वगैरह में यूज होंगे वो याद कर लेंगे अपन। जैसे एक एल्यूमिना, एल्युमिनियम की मेटलर्जी में हम पढ़ेंगे एल्यूमिना Al2O3, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड नाम है एल्यूमिना। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं एल्युमिनियम बनाने के लिए। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस जो होती है केवल Al2O3 की प्रेजेंस में नहीं होती है, बड़ा सा सेल बनाया जाता है और उस सेल में हम लोग लेते हैं Al2O3 प्लस Na3Alf6 प्लस CaF2, ये तीन चीजों का मिक्सचर होता है एल्यूमिना क्रायोलाइट। एक दो बार मेंस में क्रायोलाइट का फॉर्मूला पूछा है,
CF2 फ्लो स्पार्क। तीन चीजों को मिक्स करते हैं, ये सब हेल्प करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में। Na3AlF6 इसकी इलेक्ट्रोलिसिस में काम आता है फ्लक्स की तरह। मेटलर्जी में फ्लक्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे मान लो किसी का मेल्टिंग पॉइंट, जिस कंटेनर में आप इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करा रहे हो, ठीक है, मान लीजिए उस कंटेनर, जिस मेटल से वो कंटेनर बना हुआ है, उस कंटेनर का मेल्टिंग पॉइंट मान लीजिए 1000 है, ठीक है। अब जो उसमें आपने मटेरियल डाला उसका मान लीजिए मेल्टिंग पॉइंट 1500 है। अब आपने उसको एक्वा सॉल्यूशन ना डाल करके आपने क्या डाला है, उसको सॉलिड डाला है, उसको मेल्ट करोगे तब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। अब उसको आप मेल्ट करने चले, 1000 मेल्टिंग पॉइंट था कंटेनर का और 1500 था मान लो सब्सटेंस का। तो अब क्या होगा, जब तक आपका सब्सटेंस मेल्ट होगा 1000 के बाद, तो क्या होगा, या 1000 पे आने पे तो आपका कंटेनर ही क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, फैल जाएगा। तो जब फैल जाएगा तो आपका एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा ना, रायता पूरा फैल गया। अब आपका अंदर का मटेरियल तो मेल्ट हुआ नहीं, जो आप मेल्ट करना चाहते थे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना चाहते थे, उसके पहले कंटेनर आपका फैल के फट गया, रायता। तो ऐसी जगहों पे जहां पे मेल्टिंग पॉइंट जिसकी आपको इलेक्ट्रोलिसिस करानी है, उसका अगर मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है तो कुछ सब्सटेंसेस उसमें ऐड किए जाते हैं, जिनको हम नाम देते हैं फ्लक्स। क्या कहते हैं उनको, फ्लक्स। इस एल्युमिनियम की मेटलर्जी में एल्यूमिना से जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो Na3AlF6 नाम का एक कंपाउंड है जिसको बोलते हैं क्रायोलाइट, वो फ्लक्स की तरह काम करता है। ये क्या काम करेगा, आपका डाउन करेगा मेल्टिंग पॉइंट। क्या काम करने की काम करता है यहाँ पे एल्युमिनियम की मेटलर्जी में, मेल्टिंग पॉइंट को क्या करता है, डाउन करता है। मेल्टिंग पॉइंट को डाउन कर देगा तो कंटेनर जो है वो क्या होगा, कंटेनर मेल्ट नहीं हो पाएगा, उसके पहले ही प्रोसेस आपका हो जाए। क्लियर है बात। तो ये खाली कंटेनर पे लगाते हैं, क्या करना ही, कैथोड एनोड सब होता है यहाँ पे। तो हम इससे उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं देखता। किससे, हम क्या चाहते हैं, Al2O3 टूट जाए और एल्युमिनियम हमको मिल जाए। तो एल्युमिनियम को प्राप्त करने के लिए चेक किया गया कि भैया बहुत ज्यादा क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं, रिएक्शन क्या होगी कैथोड एनोड पे। हम नहीं कह रहे थे जैसे इससे सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कम नहीं होता है। ये क्या Al2O3 का, ये Na3AlF6 जब इसके साथ मिक्स होता है तो इसके मेल्टिंग पॉइंट को डाउन कर। रिएक्शन लिखो, Al2O3 जब टूटता है, ब्रेक होता है, तो 2Al+3 बनाता है, 3O-2 ऑक्साइड आयन बनाता है। ये उधर होना चाहिए ना, जिस पे ये आ जाए, पुस्तिका, उधर उधर। अच्छा, रिएक्शन लिखो। कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे कौन जाएगा, O-2 या Al+3, Al+3 चला जाएगा ना। कैथोड पे रिडक्शन होगा, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करवाएं, कितने मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल Al+3 है,
तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करा दे तो क्या बन जाएगा? क्लियर है? हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं, आप सीधे फॉर्मेट में लिखेंगे तरीके से। तो नोट पे देखिए, ये नोट पे खेल खत्म, पैसा हजम वाली बात होगी। एनोड पे है कार्बन, एनोड जो यहाँ पे बनता है वो ग्रेफाइट का बना हुआ है। किसका बना होता है? ग्रेफाइट। तो वैसे तो इन जनरली रिएक्शंस में ये जो होता है पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन इसमें टेम्परेचर वगैरह हाई होने की वजह से ये कार्बन जो सॉलिड है ना, ये O-2 से रिएक्ट करके ये बना लेता है CO, है ना। और कार्बन सॉलिड जो है आपका O-2 से रिएक्ट करके CO2 भी बनाता है। मतलब इसके प्रोसेस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिलते रहते हैं। तो ये जो आपका एनोड बना हुआ है इस रिएक्शन में, मतलब ये रिएक्शन में एनोड भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, कार्बन ने पार्टिसिपेट कर लिया। हाँ, जो रॉड लगी हुई थी वो मेल्ट हुई और उससे क्या हो गया, और CO बन गई और CO2 बन गई। नहीं, वो तो सॉलिड के लिए, क्रिस्टल के लिए यूज की जाती है। ये एक बार एडवांस से पूछा है इन्होंने Al2O3 का, कुछ क्वेश्चन पूछा था Al2O3 प्रोसेस रिफाइन, एल्युमिनियम की रिफाइन। C solid plus O-2 ऑक्साइड CO गैस, C solid plus 2O-2 CO2 बनाने के लिए 2 ऑक्सीजन लेने पड़ेंगे ना, 2 ऑक्साइड आयन, बैलेंस करने की कोशिश। क्लियर है बात? इलेक्ट्रॉन भी लिख दो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, यहाँ पे 4 निकाल दो। ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। ऑनलाइन वालों को दिख रहा है पूरा बोर्ड? नहीं दिख रहा होगा। सेटिंग करी जाए। तुम लोगों को बहुत मजे बहुत आते है ना, तुम लोगों को लगता है क्या मैम जो है, हाँ थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं अपनी क्लास में, ऊपर से तो मैं लिखती नहीं। अब दिख रहा है पूरा बोर्ड? कौन हंस रहा है? ऐसी कौन सी हंसने वाली बात कर रहे हैं? आयुष, हाथ नीचे करो तो। क्या कोई हंसने वाली बात हो रही है अपनी क्लास में? सब मुस्कुरा रहे हैं बिना मतलब। चलो, अब ये जो मेटल डिपॉजिट हो रहा है या कोई गैस लिबरेट हो रही है, इसके मास को कैलकुलेट करने के लिए कौन कूद पड़ा इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में? तो कंटेनर में नहीं कूद पड़ा काम करने के लिए, फैराडे आ गए, उन्होंने 2 लॉ दे दिए। फैराडे ने अपनी लॉ दे दिए, 2 लॉ दिए इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड, उसको पढ़ेंगे, उससे क्वेश्चंस आते हैं। फैराडे क्या है? फैराडे बहुत इज्जतदार इंसान है केमिस्ट्री में। फिजिक्स में भी तो आते हैं, फिजिक्स में कहाँ पे आते हैं? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जल्दी करो, हेडिंग डालो। 2 लॉ पढ़ने हैं इसमें, दोनों बहुत छोटे छोटे, बड़े सुंदर, सस्ते, टिकाऊ, मतलब सवाल आ गया तो फोड़ के ही आएंगे, इजी है।
पहले दो लॉ है। फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर आप कैथोड पे मास डिपॉजिट देखना चाहते हो, एनोड पे कितना मास डिपॉजिट होगा सब्सटेंस का वो देखना चाहते हो आप, तो वो मास डिपॉजिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी फ्लो हो रही है। इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो करोगे मास ज्यादा डिपॉजिट होगा, इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो करोगे मास कम डिपॉजिट होगा, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फर्स्ट लॉ लिख लीजिए धनानंद। फर्स्ट लॉ लिखिए, मास डिपॉजिटेड और गैस liberated amount at electrode is directly proportional to charge flow और इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सारी बुक्स मास डिपॉजिटेड को W लिखती है, मेरी M लिखने से की आदत है 12th से, तो मैं M ही लिखूंगी। बहुत सारी M भी लिखती है। M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q का मतलब क्या है, चार्ज है। कोई कोई बुक कैपिटल Q भी लिखती है, हम क्या लिखेंगे स्मॉल q, हमारी मर्जी। Q की जगह I इंटू टी लिख सकते हैं, करंट इंटू टेम्परेचर और टाइम। जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है दैट इज Z, M इज इक्वल टू ZIT। फर्स्ट लॉ आ गया। मेरे पास कुछ फेंकने के लिए नहीं है, टूट जाएगा। चलो M is equal to ZIT। सवाल सवाल सवाल। मम्मी वही स्लाइड लिख रही थी। लिख रहे हो अभी? Yes. लिख लो। M लिखो मास डिपॉजिटेड, M इज इक्वल टू लिखो मास डिपॉजिटेड, I लिखो करंट, T लिखो टाइम। जल्दी से लिख लो। M मास डिपॉजिटेड, I करंट, T टाइम। Z electrochemical equivalent of element। The same record. गार्गी फास्ट करो। गार्गी कहाँ थे आप, ये सारे बच्चे लिख चुके हैं। इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस या एलिमेंट कर दो, इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। हाँ क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ I क्या था करंट, T क्या था
टाइम, m क्या था, मास डिपॉजिट। अब इस पे सस्ता सुंदर टिकाऊ सवाल आएगा तो कर लेंगे, हैं? कोई दिक्कत? z का एक फॉर्मूला लिख लो जो क्वेश्चंस में अपने काम आएगा। z इज इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट वेट बाई, अब इक्विवेलेंट वेट यहाँ निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट बाई 9650, जो वो फेराडे था ना, z इज इक्वल टू ई बाई एफ। ठीक है, इस रूल में अगर I इंटू टी की वैल्यू 1 कूलाम कर दीजिए तो m इज इक्वल टू जेड आ जाएगा। क्या कहते हो? अगर I इंटू टी की वैल्यू 1 कूलाम कर दें तो m इज इक्वल टू जेड आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि अगर 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है, या आप कह सकते हो कि 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए अगर सेल में फ्लो की जाए तो जो मास डिपॉजिटेड होगा उसको हम लोग उस एलिमेंट का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कह सकते हैं। मोटी मोटी बात समझ में आई? छोटू सा लिख लो, इफ वी फ्लो 1 एम्पियर करंट और ड्यूरेशन क्या रखें, 1 सेकेंड रखें, देन मास डिपॉजिटेड at electrode is called electrochemical equivalent of substance। कोई दिक्कत हो तो बोलो। ड्यूरेशन 1 सेकेंड लिख दिया ब्रैकेट पे। आपको लैंग्वेज में लिखना हो तो लैंग्वेज में लिख लो, जैसी तुम्हारी श्रद्धा भावना। अपनी क्लास में नहीं है इसलिए आराम से अपन बोल सकते हैं। कोई है तो नहीं? नहीं है अपनी क्लास में कोई नहीं। श्रद्धा भावना, क्लास के बाहर हो तो तुम लोग ना याद करो। सवाल करें तो मास डिपॉजिटेड आप तो एक तो इस तरीके से निकाल सकते हो। एक तरीका ये है m इज इक्वल टू जेड आई टी लगा दिया। अब आपको क्वेश्चन में z नहीं दिया होता है, z किससे निकालेंगे फिर? इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500 से निकालेंगे, है ना। और कभी कभी क्वेश्चन में आपको f की वैल्यू 9650 मतलब 96,500 ये वाली नहीं दी होगी, कभी कभी आपको 485 दे दिया होगा। तो अगर डेटा वो दे देते हैं तो 485 लगा दो, अदरवाइज 500 लगा दो। ठीक है, अब आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ सकता है एलिमेंट का। एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट में कोई भी टेंशन नहीं करनी है, सिंपली आपको एटॉमिक वेट उसका पता होना चाहिए। क्वेश्चंस में ज़्यादातर एटॉमिक वेट दे देते हैं, वैसे जो कॉपर आएगा, एल्युमिनियम आएगा, यही सब मेटल्स आती है, उनके एटॉमिक वेट इन जनरली आपको याद होते हैं। एटॉमिक वेट और उस पर कितना चार्ज है वो चार्ज से डिवाइड करके आप क्या निकाल लोगे? इक्विवेलेंट वेट निकाल लोगे। इस प्रोसेस से आप मास कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ प्रोसेस जो है वो क्या है?
आपको अगर रिएक्शन पता है तो आप रिएक्शन के हिसाब से मास डिपॉजिटेड निकाल लीजिए। अब एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, दोनों तरीके से करवा रही हूँ, जिसको जिस तरीके से इजी लगेगा वो उस तरीके से सॉल्व करेगा क्वेश्चन। ठीक है, ई निकाल करके ये फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं और एक सीधे रिएक्शन से भी हम लोग निकाल सकते हैं। मुझे सीधे रिएक्शन से इजी लगता था तो मैं उस प्रोसेस से करती थी, पर आप किसी भी प्रोसेस से कर सकते। ठीक है, चलिए फर्स्ट लॉ पे क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। लास्ट कहाँ होगा? अरे तुमको रोज ही याद दिलाना पड़ता है तुम लोग को, किस क्लास में हो आप? चलो लिखो, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड what is amount of aluminium deposited on cathode in electrolysis of molten Al2O3 in electrolysis of molten Al2O3 when current is 9.65 ampere, when current 9.65 ampere flows for duration, कितना ड्यूरेशन लिया इन्होंने? 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए फ्लो कराई गई। कोशिश कीजिए। क्या 27? चार्ज +3 होगा तो ई निकालेंगे तो आ जाएगा 27/3 9। एल का क्या आ जाएगा? ई निकालना पड़ेगा ना, तभी तो जेड निकाल पाओगे। नहीं, वो उस हिसाब से नहीं लेंगे, यहाँ पे केवल चार्ज के, हाँ एक एल के लिए सोच रहे हैं, 2 के लिए नहीं। जेड निकालेंगे इस फॉर्मूला से, इक्विवेलेंट वेट बाय 9650। मैं करा दूं ये क्वेश्चन, मैं करा देती हूँ, फिर आप दूसरा करना। ट्राई करो बच्चों, हो गया? क्या निकाल लिया आप? जेड कैसे निकाला? 9 आ गया। हाँ, आंसर है चक, निकाल दिया। हम थोड़ा सा टाइम
3000 आ रहा है, 0.009 आ रहा है। दिखाएं? चलो, नहीं, दोनों तरीके से मैं करके बताती हूँ, जिसको नहीं आया वो देखेंगे। पहला तरीका सिखाते हैं रिएक्शन से। पहला मेथड देखो, फार्मूला वगैरह नहीं लगाएंगे, रिएक्शन से देखेंगे। Al2O3 टूट रहा था और हमें अगर रिएक्शन पता है, इससे एल्युमिनियम डिपॉजिट होगा। तो अगर एक एल्युमिनियम के लिए ले लो, Al+3 लेना है, तो Al+3 सॉलिड कैसे बनेगा? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके यही ऐसे ही तो बनेगा, ठीक है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बेसिकली। 1 मोल Al+3, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे तो क्या बनाएंगे? एल्युमिनियम का 1 मोल बनाएंगे। ये चीज होती है। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मोल के दिखाई दे रहे हैं, उतने ही फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगती है। अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो 1 फैराडे लगेगी, 3 मोल है तो कितनी लगेगी? 3 फैराडे। इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उतने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, उतने फैराडे चार्ज यूज होगा। क्या बनाने के लिए? 1 मोल एल्युमिनियम बनाने के लिए। 1 मोल एल्युमिनियम का मतलब है 27 ग्राम। इतनी बात क्लियर है? तो इस तरीके से हम कर लेंगे कि 3 फैराडे चार्ज यूज करते हो। 3 फैराडे चार्ज का मतलब 96500 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो गया। इतना कूलाम अगर चार्ज यूज करते हो तो 27 ग्राम एल्युमिनियम बनता है। कितना एल्युमिनियम बनता है? 27 ग्राम। और हमें कितना चार्ज दिया हुआ है? हमें चार्ज दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में चार्ज गिवन है वो कितना है आपका? 9.65 इंटू 10। इतना कूलाम चार्ज है, I इंटू टी कर दें तो इतने चार्ज से कितना मिलेगा? तो निकाल नहीं लेंगे? कहाँ पे चला गया? ये क्या था? 27 डिवाइडेड बाई 3 96500 और यहाँ पे आ गया 9.65 मल्टीप्लाइड बाई 10। काटा पीटी करें, एक जीरो उड़ा देते हैं और ये 0.65 हटाओगे तो 2 जीरो आ जाएगा। 965 को उड़ा लेते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 जीरो आएंगे, एक तो उड़ा दिया था तो 1000 आ गया। ऊपर क्या है? 27, 9 आ जाएगा तो 9 डिवाइडेड बाई 1000 कितना आएगा? क्लियर है बात? इजी था। रिएक्शन में जितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं उतना ही फैराडे इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी। तो मुझे रिएक्शन से इजी लगता था, वो ई निकालो ये वो। अब ई भी निकाल के कर लेते हैं। पर अगर किसी का रिएक्शन नहीं मालूम है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपके लिए, तो उसमें भी इक्विवेलेंट वेट आप नहीं निकाल पाओगे अगर रिएक्शन नहीं पता है। वही किया है, वही किया, सेम ही चीज है। चार्ज वार्ज तो रिएक्शन नहीं पता है तो नहीं हो पाएगा वहां पे। ये वाला क्लियर है? सीधे फैराडे देखा, इतने फैराडे से इतना ग्राम तो इतने से। अब अगला वाला वो प्रोसेस है जो आप लोगों ने किया होगा। कौन सा किया था? M = ZIT लगाया,
Z की जगह क्या लगा दिया था, E/FIT। E कैसे निकाला, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय क्या लगाया था, चार्ज। और फेराडे तो था ही आपका, ग्राम एटॉमिक मास कितना लिया था, 27, चार्ज ले लिया 3, ये आ गया 96500। आई कितना था, सॉल्व कर लेंगे, यही चीज थी ना जो आपको इजी लगे। 10 और था, हाँ जी, हाँ एक ही बात है, दोनों प्रोसेस सीखने चाहिए, कहीं कहीं कभी कभी किसी किसी चीज में अटक जाते हैं अपन, तो दोनों प्रोसेस इससे नहीं तो अगर हम बोले आपको इससे ऑक्सीजन गैस बनानी है तो कितनी बनेगी, कितना ग्राम डिपॉजिट होगा, हाँ तो हम पूछ रहे, निकाल के बताने को पूछ रहे, तो ये ले लेंगे वो ले लेंगे, 0.0080 है, निकालिए। O2 पूछ लें, O2 कितना ग्राम बनेगी, मान लो ऑक्सीजन बनाना चाहते हैं तो कितने ग्राम, अभी तो तुम्हारा 8 आ रहा था। बादल आंसर निकालो, O-2 कहाँ जाएगा, एनोड पे या कैथोड पे, तो ऑक्सीडेशन होगा ना, 2 लेने पड़ेंगे ना, 4 हो जाएगा ना इलेक्ट्रॉन। वहां पे अगर कितना बन रहा था, ये 16 + 16 32 ग्राम बनेगा ना, कितने फेराडे से, 4 फेराडे से कितना बनेगा, है ना। तो अब आपका कितना हो गया, कितना फेराडे लेना था, 1008। यही तो करना है अपने को, डेसिमल उड़ा दें तो 2 जीरो आ गया, ये जीरो उड़ा दो, अब क्या बन गया, 8 डिवाइडेड बाई 1000, सही है, सही लिखा है गलत लिखा है, क्या, हाँ मैंने भी तो वही लिया, नेक्स्ट क्लास में सेकंड लॉ कराएंगे और दोनों के सवाल करवा, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 मोल इलेक्ट्रॉन। तो आज की क्लास आपकी हो गई ऑफ,